इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2017 से 20 का, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी भेजा गया है, ग्रुप में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप रिफ्रेश हो जाए। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। डायरेक्ट में दो तरह का टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में भार हमको ही अगर देना पड़ता है तो वो डायरेक्ट मतलब मेरे पे पड़ा, हम ही बियर किए, तो इनकम टैक्स में तो हम ही लोग उसका पेमेंट करते हैं ना, इसीलिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स इज अ मंथली पेएबल टैक्स। मंथली है नहीं, हम लोग तो असेसमेंट ईयर में देते हैं जो नेक्स्ट ईयर में, तो इसलिए मंथली, तो वैसे भी मंथली नहीं है कि मंथली रहता तो हर मंथ देना होता, वैसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हम लोग का, है ना। एडवांस टैक्स वाला भले ही चीज है लेकिन वो भी तो अलग चीज है ना, कि आपका 10,000 से ज्यादा लायबिलिटी तो बनेगा तब हम पेमेंट करते हैं, तो जनरल रूल ये नहीं है, मंथली वाला तो है ही नहीं है ना। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल पे लगता है इनकम टैक्स? नहीं, ग्रॉस टोटल तो आता है सब पांचों हेड को हम लोग प्लस करते हैं, उससे डिडक्शन माइनस करते हैं, फिर टोटल इनकम आता है, फिर हम लोग और भी कुछ करते हैं अगर जरूरी है प्लस माइनस, मतलब मेनली तो जो मेरा टैक्सेबल इनकम आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। आगे तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट, द ईयर इन व्हिच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जिसमें अर्न करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं? नहीं, उसको तो प्रीवियस ईयर बोलते हैं ना हम लोग। असेसमेंट ईयर तो जो नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। और यहाँ हम लोग ध्यान देंगे वो हमेशा 1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर याद शुरू होता है, भले ही आप बिजनेस पिछले साल में जो प्रीवियस ईयर में किसी भी डेट को आप स्टार्ट किए हो, लेकिन असेसमेंट ईयर तो क्योंकि वो अगले ईयर से को बोलते हैं हम लोग, तो वो हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है। फिर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस द टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू मल्टीपल ऑफ ₹100। नहीं, कितना राउंड अप करते कितना में? 10 में, ₹10 में, क्लियर हो गया। सेक्शन कौन सा है इसका याद है? 288A है ना, यहाँ तक हमको याद है 288A है, और टैक्स लायबिलिटी का जो राउंड अप होता है 288B है, रूल वाला जो बोलते हैं ना, ठीक है, रूल 288A। फिर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, कोई डिफरेंस नहीं है, फॉल्स। ग्रॉस टोटल से डिडक्शन लेस करते तब ना आता है टोटल, क्लियर है। देखिए लगातार कुछ फॉल्स लगातार भी है, ऐसा नहीं है ट्रू फॉल्स या सब ट्रू ऐसा कुछ भी होता है ना। फिर एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री है ना, इसका तो हम लोग पढ़े ही। सेक्शन क्या है? सेक्शन, ठीक है, देखिएगा, है ना, सेक्शन भी आता है कि एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन कौन सा है इसमें, ठीक है, या ये है कि नहीं, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट है, आपको पेमेंट करना है ना टैक्स का, उस पे क्लियर हो गया, पेमेंट तो करना है। टैक्स रेट क्या है? 10% जो हमारा है, क्लियर है सबको, ठीक है। टीडीएस वाला 10% उसका बोला जाता है अगर 5,000 से ऊपर का पेमेंट हो रहा है। इस तरह का कुछ इलस्ट्रेशन भी था, है ना, है बुक में, देखिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, ये तो है ना, इंटरेस्ट जो सिक्योरिटीज पे मिल रहा है अदर सोर्सेज पे, ठीक है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, टैक्स लगता है इसमें तो, है ना, क्लियर है, तो टैक्सेबल है। इसका रूल भी हम लोग पढ़े कि नेट ऑफ टीडीएस कटने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग शामिल करते हैं, इसमें ग्रॉस वाला नहीं होता है, मेनली क्या होता है नेट वाला करते हैं, क्योंकि फॉरेन कंपनी के लिए अभी का रूल है, भले चेंज हो जाए बाद में। असेसमेंट ईयर किसका देख रहे हैं हम लोग? 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, है ना। तो आगे के वर्षों का कुछ अलग, आगे पीछे का अलग नियम हो सकता है, जैसे पहले जो आपके ईयर आपके लिए एप्लीकेबल, ये पहले डिविडेंड जो मिलता था डोमेस्टिक कंपनी से वो एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अब तो टैक्स लगता है ना, ठीक है। तो हम लोग को अभी का जिस ईयर का हम लोग करते हैं उसका रूल के हिसाब से इनकम टैक्स चलता है। आपको समझ में आ रहा है ना जैतून? यस सर। आप लोग को आ रहा है? आपको आ रहा है? ठीक है, चलिए, नहीं तो बाद में तो देख ही सकते हैं, उससे भी फिर क्लियर हो जाए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट, कुछ नोट्स भी लिखिएगा, हाँ, कुछ बोलेंगे हम। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जाम, और अभी तो बोल भी रहे थे, तो बाद में भी आप लोग देखिएगा जब दोबारा, तो एक बार नोट करते जाइएगा जो इंपॉर्टेंट चीज हम बोलते हैं, ठीक है हमारे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, एन्यूमरेट एनी 12 आइटम्स ऑफ इनकम व्हिच आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है उसको आपको बताना है, तो उसको बताएंगे, है ना, कि जिसपे हम लोग को क्या दिया गया, छूट दिया गया इनकम टैक्स में, क्लियर हो गया। एग्जांपल दे देंगे, 5 ही मार्क्स का, इसलिए बहुत नहीं लिखना है, क्लियर है। मैक्सिमम एक पेज में हम लोग सोचेंगे ओवर कर दे इसको, क्योंकि बात के लिए भी तुमको टाइम चाहिए ना, भावना में बह के कि आता है तो पूरा लिख के छोड़ेंगे, वैसा नहीं करना है, मार्क्स के हिसाब से, क्लियर है। तो ये
पर्सनल भी एक्सपीरियंस है और दूसरों का भी देखिए कि कुछ अच्छा हम लोग एक का जानते तो खूब लिखने के चक्कर में बाकी छूटने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 आइटम्स ऑफ इनकम, इसका एन्यूमरेट बस बोला गया और 5 ही मार्क्स का है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस नाम लिख देंगे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज की केस में ग्रेच्युटी ये हो गया, ये सब जितना भी है बस नाम दे देंगे। क्लियर है? जो हमारा चैप्टर 4 एग्जामिनेशंस वाला है, क्लियर है सबको? ठीक है, और यही लिख लीजिए कॉपी में, अगर यही क्वेश्चन 15 मार्क्स का अगर आता तब क्या करते, खूब बढ़ा के लिखते उसको। क्लियर हो गया? और 12 ही आइटम अगर बोला गया है तो पहले तो हम लिस्ट में, मतलब क्योंकि 3 पार्ट में बांटते हैं ना, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी ऑफ द आंसर और कंक्लूजन, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग 12 से भी ज्यादा लिख के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ के गए तो लिखेंगे वहां, लिस्ट दे देंगे, लेकिन एक्सप्लेन कितना को करेंगे, 12 को। क्लियर हो गया? तो उसको 5 पेज तक हम लोग खींचेंगे उस चीज को। तो किसका किसका कौन सा 12 लिखे, क्योंकि बहुत सारा तो छोटा छोटा एग्जाम्पशन है ना, एक एक लाइन का, दो दो लाइन का लिखा हुआ है, तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि जब बड़ा आए तो, और किसी का एक कैटेगरी का नहीं बोला गया कि बस आप लिखिए सबको जो है फॉर ऑल एसएससी या सब इंस्टीट्यूशन का या सिर्फ एम्प्लॉइज का, तो ये तो मेरे ऊपर चॉइस है, हम किसका लिखे। तो बड़ा अगर हमको लिखना है बस 12 कि मेरा पेज भी फिल हो जाए, ठीक है, 5 पेज हम फिल कर पाए, तो हमको किसका लिखना चाहिए, एम्प्लॉइज का, क्योंकि उसका तो हम अच्छा सैलरी नहीं पढ़ के गए, तो लिख सकते हैं ना ग्रेच्युटी का पूरा रूल, पेंशन का पूरा रूल, तो क्या होगा, पेज भी भरेगा और हम लोग का पॉइंट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, तो हमको लंबा लंबा पैरा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही लिख देंगे कि इसमें इतना मिलता है, तीनों में से जो सबसे कम है एचआर, ये सब का लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो पढ़ के गई है तो बहुत सारा चीज याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ा है, तो इसका हम आराम से लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम भी पढ़ के गई है, उसको भी लिख सकते हैं अच्छा से, तो इजीली, बहुत सारा, मतलब आप थोड़ा सोचेंगे तो आंसर थोड़ा सोच ही करना चाहिए, इसलिए कि कैसे हमको लिखना चाहिए, तो लिखने से पहले थोड़ा सोच लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। इसी में ऑप्शन दिया गया है, रेसिडेंस कैसे डिटरमाइन होता है एसएससी का, इनकम टैक्स पर्पस के लिए, और इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंस ऑन टैक्स लायबिलिटी भी बताना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन का एक्चुअली पार्ट है, लेकिन अगर 5 मार्क्स का दिया तो एकदम छोटा कर देंगे उसको। क्लियर है? तो क्या हम इसमें बोलेंगे रेसिडेंस कैसे डिटरमाइन होता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो हम सिंपल में ले आएंगे, अलग अलग एसएससी होते हैं, अलग अलग नियम है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है ना, फर्म्स के लिए अलग है, ओपी बीओआई सब के लिए अलग है। क्लियर हो गया? लोकल ज्यूरिडिकल इसके लिए तो वो नाम दे देंगे और बस बोल देंगे पर्सन के केस में 3 होते हैं, एचयूएफ के केस में भी 3 होते हैं, है ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गया? और एचयूएफ में भी ऐसा होता है, वो कर्ता के बेसिस पे होता है, और बाकी सबका क्या है, या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट। तो नियम फिर उसका सबका नहीं बताते रहेंगे, सिंपल में बस बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक और पार्ट है, इंसिडेंस भी बताइए आप, क्या है स्कोप। तो हम लोग लिखते हैं ना, रेसिडेंट जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उनको क्या होता है, सब चीज पे देना पड़ता है, अप्रूव भी हुआ, रिसीव भी हुआ, या डीम टू अप्रूव और अराइज हुआ, या डीम टू रिसीव और रिसीव हुआ, और लास्ट वाला क्या था, आउटसाइड इंडिया वाला, उनको तो सब में है ना, तो उसको हम लोग डिटेल में नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो शॉर्ट में बता देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है, तो शॉर्ट में ही बताना है, और लिख लीजिए, यही 15 मार्क्स का होता है तो क्या करते हैं, सारा एसएससी का बता देते हैं हम लोग, इतने एसएससी होते हैं, सबके लिए अलग अलग नियम है, और नियम लिख के बता देते हैं, इंडिविजुअल का डिटेल में बता देते हैं, कम से कम क्या क्या लिख देते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या नियम है, बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और एडिशनल भी। क्लियर हो गया? 182 डेज वाला भी होना चाहिए, या 60 दिन वाला, और पिछला 4 साल और जो भी देखते हैं हम लोग, फिर एडिशनल भी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, और 730 दिन पिछले 7 साल में, ये भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत और सब नहीं बताएंगे कि डीम्ड वाला किसको बोलते हैं, वो सब नहीं, क्योंकि हमको भी अपना आंसर के हिसाब से देखना है। अगर सिर्फ आए इंडिविजुअल का, तब डीम्ड वाला भी बता देंगे, डीम्ड वाला भी लिखा है ना हेडिंग, ठीक है, डीम टू बी रेसिडेंट कब बोलते हैं, तो वो भी। ये चैप्टर हम आपको पहले ही बोले हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, शॉर्ट नोट्स का आता है, 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी से यही फर्स्ट स्टेप है ना, इनकम टैक्स कितना लगेगा वो डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि ये बताता है किस किस इनकम पे हमको टैक्स देना है, कौन सा रेसिडेंस है उसके बेसिस पे। क्लियर है? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, निवासी है कि नहीं है, निवासी में भी अलग कैटेगरी है, तो उसके बेसिस पे। ठीक है, तो 5 मार्क्स का है, तो ध्यान रखिएगा कि हमको एकदम शॉर्ट कर देना है आंसर। क्लियर हो गया? ताकि मेरे पास टाइम बचे बाकी के लिए भी। नेक्स्ट आइए, देखिए अब फिर ग्रुप बी में बताया गया है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डिस्क्राइब द एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। पीजीपीपी में कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं जो एक्सप्रेसली डिसअलाउड है, तो पूरा तो चार्ट ही पढ़े हम लोग, पढ़े है ना, जो चार्ट था ना लास्ट में, देखते थे ना हम लोग लास्ट में चैप्टर के चार्ट बना हुआ था ना,
कि तो वहां से भी हम लोग बोले कि यहाँ 15 मार्क्स का आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपका हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा खर्चा डिसअलाउ है पूरी तरीके से इसमें डीजीबीपी में, ठीक है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 मार्क्स और 5 मार्क्स का तो छोटा लिखेंगे, बस लिस्ट दे देंगे नाम का। क्लियर हो गया? देख सबको 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है? बहुत नहीं, इसमें क्या देख करेंगे, बस उसका लिस्ट दे देंगे। कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे, कम से कम 5 मार्क्स का आएगा तो, और 15 मार्क्स का आएगा तो हम कोशिश इसका लिख लीजिए कम से कम आपको 15 पॉइंट्स आना चाहिए, और उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन का क्या नियम है उसको आप पढ़ के समझ लिए बस, और उसको क्या करेंगे 2-2 3-3 लाइन सबका लिख देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, किसी का 1 लाइन भी लिखे, किसी का ज्यादा भी लिखे, 5-6 लाइन भी लिखे, ठीक है? नेक्स्ट है कौन सा इनकम्स है अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है? जो इंक्लूड होता है, पहला तो इनकम जो इंक्लूड होता है, और व्हाट आर इट्स अलाउड डिडक्शन, कौन कौन सा अलाउड डिडक्शन है। तो इसको हम पढ़े ना, जनरल इनकम से जो आता है, और एक स्पेशल इनकम है जो बताया था ना, ये सब अदर सोर्सेस नहीं आएगा, उसको छोड़ के फिर जनरल इनकम, तो उसको हम लोग उसको बता देंगे। और कौन कौन सा अलाउड डिडक्शंस है, तो इसका अलग से हेडिंग है कि कितना डिडक्शंस अलाउड है इस हेड में आपको, ठीक है? जैसे फैमिली पेंशन का है कि 1/3 या 15,000 दोनों में से लेस जो होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है आपको, जितना आपको फैमिली पेंशन मिला। इसी तरह कोई आप इनकम अर्न करने में जितना आपको खर्चा लगता है अदर सोर्सेज का, तो जितना इनकम हुआ उससे क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, है ना? क्लियर है? और डिसअलाउ इसके साथ ही क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिसअलाउड खर्चे कौन कौन से है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख लीजिए। इसके साथ ही आपको डिसअलाउड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, ठीक है? या आ सकता है, आपको डिसअलाउड को भी देखना है। तो पीजीबीपी में भी डिसअलाउड को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी, है ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल आया क्वेश्चन। मिस्टर कटारिया जो एम्प्लॉयड है यूपी गवर्नमेंट में और 2 पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, एज अकाउंटेंट भी है और सुपरिटेंडेंट भी है। कितना मिल रहा है? 30,000 पर मंथ सैलरी का, 5,000 उनको पर मंथ डीएनएस पे का मिल रहा है, 7,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का हम लोग कहानी जानते हैं क्या है, सिर्फ किसको अलाउड है ये डिडक्शन, उस पे किसको मिलता है, सिर्फ याद है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ, एंटरटेनमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड है ना, 5,000 तक मैक्सिमम, उसमें भी 3 है, बेसिक कंडीशन 20% या 5,000, है ना? ठीक है, फिर 1/2 ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस को खर्च कर दिए, खर्च किए नहीं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? इज आल्सो गेटिंग बोनस, बोनस भी मिल रहा है इनको 2 मंथ का सैलरी का। फिर रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस है जिसमें फिट किया गया फर्नीचर भी है, मतलब उसका 20,000 लग रहा है। कन्वेंस अलाउंस है 1,000, लाइसेंस फी बताया गया है 4500 पर मंथ। फ्री लंच फैसिलिटी 50 रुपया तक का हम लोग जानते हैं एग्जाम प्राइस में, 200 दिन का है, और वो पर लंच कितना हो रहा है 80 रुपया, तो 50 से तो ऊपर ही हो गया, 50 तक माफ है, ठीक है? तो 30 रुपया पर डे का आपको देना पड़ेगा। फिर मिस्टर कटारिया 3800 प्रोफेशनल टैक्स, इसका भी रिडक्शन मिलता है ना, तो इसका रिडक्शन मिल जाएगा हमको। तो ये क्या सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, सिंपल है जैसा हम लोग बनाते हैं क्लास में, और आप लोग जो प्रैक्टिस किए हुए हैं उस तरह का है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे ही कोई जिसमें टैक्स निकालना हो या डिडक्शन वाला हो, लिख लीजिए आप कॉपी में, आपको नोट देना होगा कि हम अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है न्यू स्कीम से बनाइए, तो हम लोग किसको मानते हैं, ओल्ड स्कीम से बना देते हैं ना। ओल्ड स्कीम ना, ओल्ड स्कीम क्या है, वही 2.5 लाख तक माफ, फिर कितना है 5%, फिर 20%, फिर 30% वाला, 5 से 10 लाख 20%, और उससे ऊपर कितना 30, है ना? और सीनियर और सुपर सीनियर है तो उसका अलग से 3 लाख और 5 लाख वाला एग्जेम्पशन। तो नोट में हमको लिखना होगा ये चीज कि हम यहाँ पे 115 BAC जो कि न्यू टैक्स रिजीम है उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हम किससे फाइल कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम से। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, हम लोग न्यू टैक्स रिजीम का अलग अलग नाम भी किए थे ना, न्यू टैक्स रिजीम को क्या क्या बोलते हैं, कंसेशनल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं ना, ठीक है? तो अलग अलग जो नाम है, ठीक है, वो या ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम भी होता है कि वैकल्पिक, तो ठीक है चलो, ठीक है। तो इसमें टैक्सेबल इनकम बस निकालना था, असेसमेंट ईयर, ठीक है, ये पुराना ईयर वाला है इसलिए असेसमेंट ईयर दूसरा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग किसका रूल से बनाएंगे, अपना रूल से, जो हमारे असेसमेंट ईयर के लिए रूल है। क्लियर है? ठीक है, ये तो हम लोग बस अपना देखने के लिए देख रहे हैं कि लास्ट ईयर में कैसा है।
पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम श्री देवेंद्र और इतना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स प्रॉफिट हो रहा है इनको सोल प्रोप्राइटी सोल ट्रेडिंग कंसर्न से, फिर रेंट रिसीव कर रहे हैं, कंप्यूटेड नहीं है तो 30% रिडक्शन देंगे ना हम लोग। अंतर समझ में आता है ना, कंप्यूटेड अगर लिखा रहता है तो कुछ नहीं करना, उतना इनकम आप सीधे ले लीजिए, और कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, जितना रिडक्शन देना होता है वो देते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, और इसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में एओपी के बारे में, तो हम लोग क्या मानते हैं कि एओपी इस पर टैक्स नहीं दिए, ठीक है, और इसीलिए उसको इनकम में हम इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। क्लियर है। और अगर कुछ लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ कर देते हैं उस इनकम से भी, ठीक है। फिर डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, देखिए ब्रैकेट में ग्रॉस लिखा है, तो ग्रॉस लिखा है तो टीडीएस इसमें आपका क्या हुआ, ऑलरेडी एडेड है, हमको दोबारा ऐड नहीं करना है कि माइनस हो चुका है। वो नेट रहता तो हम लोग क्या करते, मानते कितना कि टीडीएस कट गया तो उसको क्या करते हैं, नेट करते हैं, है ना। क्लियर सबको, ठीक है। नेट कर लेते क्या मान के कि डिवाइडेड बाय 90%, इसमें तो ग्रॉस लिखा है, हम लोग इनकम अपना क्या लेते हैं, ग्रॉस ही लेते हैं, जिसमें हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं। क्लियर हो गया। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन ज्वेलरी है, तो इसमें तो लॉस है, तो अगर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट अगर हुआ है, गेन है, तो उससे हम क्या कर देंगे, लेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए हुआ ही है गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स 72,000, तो ये तो फायदा हो ही गया, तो लेस कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। फिर बिजनेस लॉस हमारा पिछला वाला ब्रॉड फॉरवर्ड है 96,000 का, ठीक है, और अनरियलाइज्ड रेंट है 52,500। अनरियलाइज्ड रेंट हम लोग जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले से हम लोग लेस कर लेते हैं, करते हैं ना, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस अनरियलाइज्ड, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है तो ये भी लेस हो जाएगा। क्लियर सबको। बस फिर ग्रॉस टोटल इनकम बोला गया है, तो ग्रॉस टोटल इनकम जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग हेड अलग अलग बनाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज उसका अलग करेंगे, फिर मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम क्या करते हैं, पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन्स, फिर अदर्स, मतलब हेडिंग भी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो 1-2 मार्क्स आपका कर सकता है कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो बुक में किसी सॉल्यूशन में बिना हेडिंग के अगर बनाया हुआ तो हम लोग को वो फॉलो नहीं करना है एग्जाम के लिए। क्लियर है। हम लोग जानते हैं सैलरी किस में दिखाना है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्लियर है। हाउस प्रॉपर्टी किस में दिखाना है, इनकम फ्रॉम, तो उसी ऑर्डर में रखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर्स, ठीक है। क्या आप थक जाइएगा तो बोल दीजिएगा जैसे, ठीक है, रुक जाएंगे, ठीक है। 7th में देखिए मिस्टर अकरम परचेज की एक प्रॉपर्टी 1,60,000 का, ठीक है, और उसको गिफ्ट कर दिए सन को, मिस्टर यूसुफ को इस डेट पे, तो फिर भी गिफ्ट किए हैं, हम लोग क्या मानते हैं, वो अपनी इनहेरिटेंस से प्राप्त किए, तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो पहले ही से रहता है ना, देर सबको, ठीक है। और जो भी रूल है वो उसको भी देखेंगे हम लोग। व्हेन द मार्केट वैल्यू 2,80,000 था इस डेट को, फिर फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी इसका इतना है 3 लाख है 1,4 को, ठीक है। तो जो ऑप्शन है, अगर मेरा जो बेनिफिशियल होता है हम लोग वो लेते हैं 2001, क्योंकि हम लोग का बेस ईयर है ना सर 2001, तो हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट वाला मेरा फायदा हो रहा है कि फेयर मार्केट ही मेरा फायदा हो रहा है, तो हमको लग रहा है 3 लाख तो बड़ा ही है, तो उसी को हम लोग मान लेंगे, है ना। मिस्टर यूसुफ सोल्ड कर दिए इतना लाख में 2018 में, और एडवर्टाइजमेंट का भी उनका खर्च हुआ है, तो जो खर्च होता है उसको वो लेस करते हैं ना, लेस उसको करते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इस केस में तो हायर 3 लाख है, तो उसका इंडेक्सेशन कर देंगे हम लोग। क्लियर है। तो मेरा जो कैपिटल गेन आ जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है ना ये, तो इसमें वैसा कुछ नहीं। चलिए मिस्टर दिलीप के पास एक बड़ा घर है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मई 12 में, 50% उनका फ्लोर एरिया है, वो किसके लिए, रेसिडेंशियल के लिए, 25% अपना बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जितना घर वो रहने के लिए यूज लेट आउट, तो कितना बचा, देखिए 50% वो लेट आउट किए हैं, लेट आउट हो गया, 25% बिजनेस के लिए और 25% अपने लिए। तो अपने लिए जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका तो एनुअल वैल्यू 0 होता है, लेट आउट का तो हम लोग निकालते हैं, और प्रोफेशन का हम लोग जानते हैं कि उसका 25% वो अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका हम लोग हाउस प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड में उसका तो नहीं आता है, उसका तो अलग केस होता है। फिर क्या लिखा है, कुछ पर्टिकुलर्स दिया गया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो ये लेट आउट ये सब के लिए हेल्प करेगा, लेकिन कितना पोर्शन निकालना होगा आपको, 6 लाख दिया म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो हमको कितना लेना पड़ेगा, 50%, लेट आउट तो 50% की है ना, क्लियर है। तो मतलब सिंपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रैंक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे, ठीक है। रिपेयर्स को तो हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग तो बस स्टैंडर्ड अक्सर लेते हैं ना, रिपेयर, फिर फायर इंश्योरेंस, ये सब का कोई यूज नहीं आता। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर रिपेयर है, रिपेयर के लिए ये लोन ली है, ठीक है। तो जो लोन लेते हैं तो उसका हम लोग इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है ना,
ठीक है, तो बड़ा रिटेयर है। फिर ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्ज, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। एनुअल चार्ज इससे भी कुछ नहीं होगा, ग्राउंड रेंट उससे वो नहीं है, ठीक है। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इसका यूज नहीं है। तो नोट भी हम लोग देंगे किसका किसका कोई मार्क नहीं है, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने। क्लियर सबको, ठीक है। आप लोग को सुनाई दे रहा है लास्ट में अनुज? हाथ नीचे रखिए, क्या ध्यान इधर दीजिए। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, बस हाउस प्रॉपर्टी से आपको निकालना है, तो बस हाउस प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो हाउस प्रॉपर्टी देखिए आता है ना, मिस्टर निवेदित कैलकुलेट करिए इनका टोटल इनकम, ठीक है, जो इनके द्वारा इसमें क्या है, देखिए रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें देखिए टीडीएस कटा है इनका, इनको प्राप्त हुआ है 3 लाख, टीडीएस कट के मिला है इनको 3 लाख, लिखा है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, वो उसको ऐड बैक करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 90%, क्योंकि 3 लाख कितना है 90% ना, 10% टीडीएस कट के मिला है, ब्रैकेट में टीडीएस लिखा हुआ है ना, मतलब टीडीएस कट चुका आपका। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड लिखा है, कुछ नहीं करना है, इतना इनकम ले लेना है लॉन्ग टर्म। प्रॉफिट फ्रॉम ओन बिजनेस 6 लाख, फिर लॉटरी का ग्रॉस दिया हुआ, ध्यान दीजिए ग्रॉस, टीडीएस वाला इसमें जो प्लस है ऑलरेडी, क्लियर है, कितना है 6 लाख नहीं 80,000, ठीक है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितना है 40,000, बताइए 5,000 से तो ज्यादा है ना, तो अगर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने बोला जाएगा तो हम लोग एग्रीकल्चर वाला को पहले प्लस करते हैं, फिर एग्रीकल्चर का अलग से भी निकालते हैं ना, और फिर उसको माइनस कर देते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालने करते हैं ना। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अगर ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपका एग्जेम्पशन से ज्यादा है, एग्जेम्पशन से तो ज्यादा ही लग रहा है, 3 लाख 2 लाख 6 लाख पहले ही हो गया, 2.5 लाख तो ऐसे ही पार हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, कौन सा सेक्शन 80E, 80 है ना, डिडक्शन मिलता है इसका, ठीक है। तो 30,000 का बस इतना ही है। क्या निकालना है हमको, दे आए कर की घटना का टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो एग्रीकल्चर लॉ जो है फॉर्मेट हम लोग का आ जाएगा, क्लियर सबको, ठीक है। और नोट हम लोग दे देंगे, टीडीएस 10% है तो 90% हम लोग को मिला, वर्किंग नोट में दिखा देंगे। छोटा क्वेश्चन है लेकिन हम लोग को क्योंकि मार्क्स अच्छा चाहिए तो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाएंगे, मतलब फॉर्मेट ठीक हो, नोट्स हो और वर्किंग नोट्स भी, क्लियर है। और फिर भी कम पड़ रहा है तो हम 1-2 उसमें रूल भी लिख देंगे इससे रिलेटेड, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर लास्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम टैक्स, एक्सप्लेन इट्स कांसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। तो इनकम टैक्स के बारे में लिख देंगे, तो इंट्रो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग टैक्स के बारे में तो थोड़ा लिखेंगे ना, व्हाट इज टैक्स उसको लिख देंगे थोड़ा, फिर उसका टाइप्स लिख देंगे, क्लियर हो गया। फिर इनकम टैक्स का थोड़ा लिख देंगे और फिर कॉन्सेप्ट में आएंगे हम लोग, तो इनकम टैक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा लिख देंगे, क्लियर है। इनकम टैक्स में कितना हेड होता है, 5 हेड होता है, सबको हम लोग ऐड करते हैं, ग्रॉस टोटल आ जाता है हम लोग का, फिर थोड़ा उसको भी लिख देंगे। फिर चार्ट भी बना देंगे, मौका अच्छा है, बड़ा में आए तो चार्ट वार्ट जो पढ़ के गए सब छाप वहां पे हमको चिपका देना है कि प्रैक्टिकल आंसर बन जाएगा ना मेरा, ठीक है। देखिए उससे क्या होता है, आपका पेज भी फिल होता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, और पढ़ के गए तो कहीं ना कहीं तो आ जाए तो और अच्छा लगता है ना। तो जीटीआई का भी चार्ट बना सकते हैं हम लोग, छोटा में लिखें, बहुत उसको फिर पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। जीटीआई टीआई का भी टोटल अगर लगेगा बनाना है तो ऐसा नहीं कि बनाने के चक्कर में मेरा आंसर लंबा हो जाए, है ना। छोटा करके या सिंपल में ग्रॉस टोटल इनकम माइनस हम लोग करते हैं डिडक्शन, क्या जाता है टोटल इनकम, मतलब कम से कम एक चार्ट देने का कोशिश करना चाहिए हमको 15 मार्क्स में, ताकि ये न लगे कि बस हम लोग क्या किए, बस लंबा लंबा लाइंस लिखे, क्लियर सबको। और आंसर पॉइंट्स में लिखना चाहिए, ज्यादा अच्छा है प्रेजेंटेशन के पर्पस से, ठीक है। पैरा पैरा में बचना चाहिए, पैरा में तो लिखना भी खूब पड़ेगा ना, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस भी बताना है, तो हेल्प करता है सरकार को, है ना, सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, डिफेंस सिस्टम मजबूत करता है, वेलफेयर एक्टिविटीज सरकार करती है, और भी जो आप लोग पढ़े हैं, और या अपने सोच के भी लिख सकते हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। हम कुछ इसका नोट्स भी आपको भेज देंगे, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हो गया हम लोग का कौन सा ईयर का, 2017 से 20 का, ठीक है। यहाँ स्टॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में चलते हैं।